हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राबे शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन हेल्थ टॉक। व्यूअर्स, आज के शो में डिस्कशन होगी एक बहुत ही अहम मौजू पर। आज हम बात करेंगे थायराइड के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान सरवर, ही इज अ थायराइड सर्जन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू हेल्थ टॉक। थैंक यू वेरी मच मैडम। डॉक्टर साहब, थायराइड एक ऐसी बीमारी है, जब तक पता चलता है, जब तक डायग्नोज होता है, तब तक बात आगे निकल चुकी होती है, मामला थोड़े खराब हो चुके होते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड होता क्या है और इसका काम क्या होता है? मैडम, थायराइड ग्लैंड ना एक बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थायराइड ग्लैंड एक ग्लैंड है, एक दूध है जो हमारी गर्दन में पाया जाता है। ये तितली नुमा इसकी शक्ल है जो हमारी गर्दन में हमें नज़र आती है। तो थायराइड ग्लैंड का बेसिक पर्पस एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करना है, एक रतूबत निकालना है, जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है। अब थायरॉक्सिन के बारे में ना मैडम, आप ये कहें कि बॉडी का कोई ऐसा हिस्सा, बॉडी का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जहाँ पर थायरॉक्सिन अपना काम ना करती हो। हमें नींद कैसी आती है, हमें गुस्सा आता है, हमें नहीं आता, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कैसे हो रहा होता है, दिल की धड़कन का कंट्रोल कैसे होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो कैसे काम करती है, हमारा जो जिनसी निज़ाम है वो कैसे काम करता है, ये सब कुछ जो है ये सब कुछ थायरॉक्सिन से लिंक्ड है। ठीक है। इसलिए ये कहना कि थायराइड ग्लैंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये बात गलत नहीं होगी। अच्छा सर, थायराइड के सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चल सकता है कि आपको थायराइड है? मैडम, थायराइड ग्लैंड जो है ना, उसकी बहुत सारी बीमारियां हैं। ठीक है। तो हर बीमारी का साइन एंड सिम्टम डिफरेंट है, उसका स्पेक्ट्रम डिफरेंट है। जी। तो एक तो थायराइड की बीमारी इस तरह की है कि जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है ना वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, और वो ऐसे बड़ा होता है गर्दन के अंदर का आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि मेरी गर्दन बड़ी हो रही है। जी जी। आप हाथ लगा के देखते हैं तो आपको लगता है कि यार यहाँ पर तो कुछ गिल्टी नुमा कोई चीज बन रही ऐसा है। ही है। तो ये बहुत कॉमन सा सीन है कि जब भी किसी मरीज को थायराइड से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो उसके गर्दन के अंदर एक गिल्टी बनना शुरू हो जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बड़ी होती है। लेकिन समटाइम्स स्वेलिंग नहीं भी होती, गिल्टी नहीं भी होती, लेकिन फिर भी थायराइड जो है वो डायग्नोज हो जाता है। तो उसका क्या मतलब होता है? राबे, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सबसे मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे कॉमन जो डिजीज़ है ना थायराइड की, वो ये है कि गले में गिल्टी का बनना और गिल्टी का बड़े होते जाना। जी जी। लेकिन उसमें एक डिजीज़ ऐसी भी है कि जहाँ पर देखने में गर्दन में कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप उनके ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो पता लगता है कि थायरॉक्सिन की मिकदार ज़रूरत से कम बन रही है, ठीक है, या ज़रूरत से ज़्यादा बन रही है। ठीक है। तो ये ऐसे मरीज हैं जिनको थायराइड की बीमारी तो है, लेकिन इनके गर्दन में देखने में कुछ नहीं है। ठीक है। तो जब तक आप टेस्ट नहीं कराते, आप इस बीमारी की तशखीस नहीं कर पाते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थायराइड टेस्ट फंक्शनिंग क्या चीज़ है? T3, T4, TSH कहा जाता है जिसे, इसका क्या होता है, मकसद क्या होता है? जब भी हम थायराइड की बीमारी कोई तशखीस के बारे में बात करते हैं, या किसी भी बंदे को ये इशू है कि वो ये देखना चाहता है कि यार उसको थायराइड की बीमारी है या नहीं है, तो 2 बेसलाइन टेस्ट हैं जो हर बंदे को करा लेने चाहिए। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप अपने फिजिशियन के पास या सर्जन के पास जा रहे हैं और आपको शक है कि आपको थायराइड की डिजीज है, तो ये 2 टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए, जिसमें से एक ब्लड का टेस्ट है जिसको हम थायराइड फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट के बारे में ये ध्यान में रहे कि ये जो टेस्ट है ये बेसिकली इस टेस्ट को करने के लिए हमें जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन से लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा। तो इसलिए ये टेस्ट बताने का मकसद ये है कि ये टेस्ट हर लेबोरेटरी नहीं कर सकती जी। तो इसको मुस्तनद लैब से कराना चाहिए ताकि सही रिपोर्ट मिले और सही तशखीस हो सके। तो एक्सपेंसिव भी होते हैं ये टेस्ट? ये टेस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इसको अच्छी जगह से करवाएंगे तो उसका फायदा होगा। जो दूसरा टेस्ट है जो हमें करवा लेना चाहिए वो अल्ट्रासाउंड है, गर्दन का अल्ट्रासाउंड कराएं। तो अगर आपको शक है कि आपको थायराइड की बीमारी है तो थायराइड फंक्शन टेस्ट जो कि ब्लड का टेस्ट है वो करवाने की जरूरत है, और इसी तरह अल्ट्रासाउंड है गर्दन का, ये 2 कराने। ये 2 टेस्ट करवा के फिर अपने मॉलिज के पास जाके उससे मशवरा करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर ज़ीशान, अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो थायराइड हार्मोन्स की रेंज क्या होती है? थायराइड हार्मोन्स के जब हम थायराइड फंक्शन टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें T3 लेवल आ जाता है, T4 लेवल कराया जाता है और TSH लेवल कराया जाता है। तो उसमें जो बेसलाइन है वो हम TSH लेवल को फॉलो करते हैं। तो TSH लेवल की जो वैल्यू है वो लैब टू लैब वेरी करती है, लेकिन कॉमन सी जजमेंट ये है कि उसकी वैल्यू 0.4 से 4 के दरमियान में है। तो ये जो वैल्यू अगर है तो इसका मतलब है इनका थायराइड फंक्शन का टेस्ट जो है वो ब्लड का वो नॉर्मल आया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मिसकंसेप्शन होता है कि थायराइड और कैंसर एक चीज है, क्या है? मैं चाहूंगी कि आप क्लियर करें। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात रहती है। थायराइड, आप ये बात को समझे कि थायराइड ग्लैंड
एक ऑर्गन का नाम है जी। जिसकी बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें से एक बीमारी थायराइड का कैंसर भी है। ठीक है। तो ये अब ये जो बीमारी है जिसमें गर्दन में बड़ी हो जाती है गिल्टी, ये जो गिल्टी है ये भी कैंसर की शक्ल में हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए ये जो बहुत सारी बीमारियां हैं उसमें से एक बीमारी का नाम थायराइड कैंसर भी है। ठीक है। अगर आपको गले के अंदर गिल्टी महसूस हो रही है और आपको ये लगता है कि पिछले कुछ अरसे से इसके बढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा हुई है, या आपको गले में और भी छोटी छोटी गिल्टियां लेटरल साइड पे आपको महसूस होती हैं, तो ये अलामात थायराइड कैंसर की भी हो सकती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बताना चाहूँ कि ये वो कैंसर है जिसमें हम अक्सर लोगों को ये फीलिंग होती है कि जब कैंसर हो तो वजन कम होना शुरू हो जाता है, भूख कम लगनी शुरू हो जाती है। थायराइड कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें ये अलामात नहीं होती, जाहिर नहीं होती। तो लोगों को भूख की कमी का शिकार नहीं होते और इवन लादर लोगों के वजन बढ़े हुए होते हैं। अच्छा। तो ये एक डिफरेंट चीज है थायराइड कैंसर के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कैंसर में स्टेजेस होती हैं, थायराइड में लेवल्स होते हैं उसी तरह से, तो उन लेवल्स का क्या मतलब होता है? थायराइड के जो जिस तरह से थायराइड के लेवल्स हैं, हम उसको कहते हैं कि नॉर्मल लेवल है, लेवल से कम है या लेवल से ज्यादा है। तो अगर नॉर्मल लेवल अगर थायराइड अपना प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम यू थायराइड स्टेटस बोलते हैं। इसका मतलब है अगर नॉर्मल काम कर रहा है। अगर वो थायराइड अपना फंक्शन कम कर रहा है तो इसको हाइपोथायराइड एक और बीमारी है थायराइड की जिसको लेबल किया जाता है। और अगर वो फंक्शन जरूरत से ज्यादा कर रहा है तो ये हाइपरथायराइड है। ये भी एक और बीमारी है जो कि थायराइड ग्लैंड के साथ लिंक्ड होती है। थायराइड की सर रेशियो क्या है, खवातीन में ज्यादा है या मर्दों में ज्यादा है? थायराइड की बीमारी बेसिकली फीमेल्स में ज्यादा है। और थायराइड की फीमेल्स में होने की वजूहात फीमेल जेंडर का होना है, और उसके अलावा आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट है वो उनकी ज़्यादा होती है। इसीलिए आपको जो थायराइड की गिल्टियाँ हैं वो यंग टीन एजर गर्ल्स के अंदर ज़्यादा मिलती हैं। इसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली थायराइड बड़े हो जाते हैं, आपको नजर आते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शन है फीमेल में प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू मेल ज्यादा है। अच्छा सर, गिल्टी की आप बात कर रहे हैं, जैसे गले में बन गई है, पेट में भी कहीं ना कहीं बन जाती है, आपकी बैकबोन में बन जाती है, तो क्या हर गिल्टी का मतलब थायराइड ही होता है कि डिफरेंट जगह पर है तो उसका मकसद कुछ और है? नहीं मैडम, राबिया ये बात जो है इसको ध्यान में रखें कि जो गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड जो है ना वो गले में पाया जाता है। इसलिए अगर थायराइड से रिलेटेड कोई गिल्टी होगी तो वो गले में ही होगी, उसके अलावा लेकिन एक और बात कि गले में बनने वाली हर गिल्टी भी थायराइड नहीं होती। तो गिल्टियों की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। गर्दन के अंदर भी जो गिल्टियां बनती वो भी मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। उसमें से एक टाइप जो है वो थायराइड की गिल्टी भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, थायराइड बनने की असल वजह क्या है जो लोग इग्नोर करते हैं, ख्याल नहीं रखते और उन्हें पता नहीं चलता, तो बीमारी बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है? थायराइड के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की गई, और ये जो बात है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें थायराइड की बीमारी ना हो, इस पे बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। कुछ बातें जो की जा सकती हैं वो ये की जा सकती हैं कि अपनी खुराक के अंदर आयोडीन को नॉर्मल मिकदार में इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसके अंदर ये बंद गोभी है, जैसे फूल गोभी है, ये सब्जियों का इस्तेमाल अगर हम अपनी खुराक में ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं तो थायराइड की बीमारी होने का इम्कान है। बाकी इसके अलावा फ़िलहाल रिसर्च इससे ज़्यादा मज़ीद कुछ साबित नहीं कर सकी इन अवामिल के बारे में कि जिनके साथ थायराइड की डिजीज़ होती है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया था प्रेगनेंसी का, तो क्या प्रेगनेंसी में थायराइड के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? प्रेगनेंसी के अंदर बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बॉडी की जब रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो इसी तरह से थायराइड की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इसलिए थायराइड अपनी ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर प्रेगनेंसी में भी उसको थायरॉक्सिन की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या टेंशन भी थायराइड की वजह बनती है? नहीं स्ट्रेस लेना ठीक है, आप स्ट्रेस ले सकते हैं, थायराइड नहीं होगा आपको। ये बात ऐसे ही है, ये कुछ मिथ्स हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं। उसमें से एक मिथ ये भी है, और लगे हाथ एक और मिथ आपको बताऊं जो मुझे एक दफ़ा क्लिनिक पे बैठे एक मरीज ने कहा कि उसको थायराइड की गिल्टी थी और वो उसकी टकोर कर रहा था, तो गर्म कपड़े से टकोर कर रहा था और उसका एक ख्याल था कि इससे ये गिल्टी, ये थायराइड की डिजीज खत्म हो जाएगी। अच्छा। तो ये भी एक, जैसे आपने मिथ बताई, इसी तरह से बहुत सारी मिथ्स जो लोग फॉलो भी करते हैं, और उसको बड़ा पक्का बिलीफ रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया था हाइपोथायरॉयडिज्म का, तो इसके आम सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता लग सकता है कि आपको ये बीमारी है? हाइपोथायरॉयडिज्म मैडम एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो थायराइड का ग्लैंड जो कि थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वो अपनी रिक्वायरमेंट से कम प्रोड्यूस करता है,
इस बीमारी को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। बहुत कॉमन सी सिम्टम हाइपोथायराइडिज्म की ये है कि बंदे का वजन बढ़ता जाता है, ठीक है, और बंदा जो है ना हर टाइम अपने आप को सुस्त और सोया सोया सा महसूस करता है, लेथार्जिक सी बॉडी रहती है। तो ये बहुत कॉमन सी सिम्टम्स हैं जो आपको हाइपोथायराइड के अंदर नजर आती है। कोई भी बंदा जिसका वेट गेन बहुत स्पीड पे हो रहा हो, उसको अपने थायराइड के टेस्ट करवाने चाहिए। और हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है? हाइपरथायराइडिज्म इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे आपको मैंने स्टार्ट पे बताया कि थायरॉक्सिन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो जो हाइपरथायराइड बंदे होते हैं ना, इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इनका जिस्म का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, हाइपर से हाइपर ही रहेंगे, दिल की धड़कन उनको बहुत महसूस होगी बार बार, वजन उनका खाएं पिएंगे बहुत लेकिन वजन उनका कम से कम होता जाएगा। तो ये सारी अलामात हाइपरथायराइडिज्म की हैं। डॉक्टर साहब, थायराइड जो भी हो, लेकिन ये आपके मूड पर, आपकी ओवरऑल बॉडी पर, आपके लाइफस्टाइल पर बहुत बड़ा असर डालता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है, उसकी जो थायरॉक्सिन एक ऐसी सिक्रीशन है जो बॉडी का कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसको इफेक्ट ना करती हो। अच्छा। तो इसलिए ये कोई भी बॉडी का फंक्शन इससे बचता ही नहीं है। अच्छा सर, हम ये भी सुनते हैं कि जो थायराइड की मेडिकेशन है वो लाइफ टाइम चलती है, ऐसा ही है कि ये भी मिथ है? नहीं मैडम, अगर तो ये डिपेंड करता है थायराइड की बीमारी के ऊपर। अच्छा, कि आप एक्चुअली बीमारी क्या थी और उस बीमारी में आप उस कौन सी बीमारी है और बीमारी में आपने दवाई कैसी देनी है। तो इस बात को ध्यान में रखें, अक्सर औकात ऐसा है कि जो थायरॉक्सिन जो आपको खानी पड़ती है वो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है, और उसको आप छोड़ेंगे तो थायराइड का स्टेटस कम होगा और फिर वही बात लेथार्जी, वजन का बढ़ना, वो सब कुछ होना शुरू होगा। तो क्या बच्चों में और बड़ों में सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं कि सेम होते हैं? बच्चों और बड़ों के सिम्टम्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसे हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स बड़ों में हैं, उसी तरह से छोटों में हैं, उसी तरह से हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स भी वो भी दोनों के अंदर ऐसे ही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए जब ये बीमारी डायग्नोज होती है थायराइड की? इसमें जो बेसलाइन टेस्ट है ना मैडम, वो सिर्फ 2 टेस्ट हैं करने वाले, जिसमें हम थायराइड, एक ब्लड का टेस्ट है जिसको हम थायराइड फंक्शन टेस्ट बोलते हैं जी। और दूसरा है टेस्ट जिसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, गर्दन का अल्ट्रासाउंड का। ये 2 बेसलाइन टेस्ट हैं। जिस भी बंदे को इस बात पे शक हो कि उसको थायराइड की बीमारी है तो उसको ये दोनों टेस्ट कराने चाहिए। फिर इसके बाद मजीद सुई वाला टेस्ट है, मजीद स्कैन्स हैं, लेकिन ये सारे स्कैन अपने मौलिद से मिलने के बाद उसको थायराइड फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखने के बाद डिसाइड करना चाहिए कि क्या इसको सुई वाले टेस्ट की जरूरत है, क्या इसको मजीद स्कैन, सीटी स्कैन या एमआरआई की जरूरत है, ये उसके बाद डिसाइड होना चाहिए। और सर्जरी की अगर हम बात करें तो सर्जरी किस वक्त पर करवानी चाहिए? सर्जरी डिपेंड करेगा कि इनको थायराइड की बीमारी कौन सी है। ठीक है। एक बड़ी सी बात आपको बताऊं कि अगर आपकी गर्दन में अगर आपको थायराइड की वो बीमारी है जिसमें गर्दन में गिल्टियां बनी हुई हैं, आपको गर्दन में देखते हुए आपको गिल्लड़ नजर आता है, ठीक है, तो ये बहुत लाइकली है कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है। और अगली बात, जब ऑपरेशन की जरूरत है तो ऑपरेशन को कर लेना चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं कि अभी गिल्टी का साइज बहुत छोटा है, मुझे अभी कुछ कह नहीं रही, तो मैं क्यों इसका ऑपरेशन कराऊं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें, छोटा ऑपरेशन, छोटा थायराइड, छोटा ऑपरेशन और कम कॉम्प्लिकेशन का चांस। चीज है उसने आगे मजीद बढ़ना है, छोटा तो होना नहीं खुद से। तो बड़ा थायराइड, बड़ा ऑपरेशन, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का चांस। अच्छा डॉक्टर साहब, थायराइड ऑपरेशन के सर्जरी के रिस्क क्या होते हैं? जिस सुनने में आता है कि आवाज चली जाती है। सबसे ज्यादा डर लोगों को इस बात का होता है, आवाज का। सबसे आके पहला कहेगा जी डॉक्टर साहब, मैंने अपने मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में एक बंदी थी, उसने ऑपरेशन कराया, उसकी आवाज खत्म हो गई और वो ऐसे ही है पिछले 2 साल से। अच्छा। तो मैं उनको समझाता हूँ, देखो कोई भी सर्जरी कॉम्प्लिकेशन फ्री नहीं होती। जी जी। इस ऑपरेशन के बाद सांस, इसके जो आवाज के खराब होने का इम्कान, और दूसरी बात जिस्म में सनसनाहट होना, कीड़ियों का चलना, ये जो बातें हैं इसका रिस्क 0.5% है जी। 0.5% का मतलब ये है कि अगर हम 200 बंदों का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें से एक बंदे के साथ ये होने का इम्कान है, 199 बंदे के साथ ये इम्कान नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो जब ऐसी बात है तो मैं यही कहता हूँ कि आप हमेशा अल्लाह की जात से अच्छा गुमान करते हैं और इस तरफ को चलते हैं जहाँ पर लोगों को नहीं। बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, रिएक्शन सबके ऊपर डिफरेंट आता है, नहीं? ये भी डिपेंडेंट है बात और सर्जन पे भी डिपेंडेंट है बात। इसलिए जो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे सर्जन के पास जाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा कॉम्प्लिकेशन रेट
कम से कम रहे, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये एक ऐसी बात है कि अगर मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा हूँ ना, तो ये मैं कहूँ कि एक्सीडेंट नहीं होगा, तो ये बात 100% फिट नहीं बैठेगी। मैं इसको कम कर सकता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी को एहतियात से चलाऊं, मैं अपना गाड़ी का इंजन चेक करके जाऊं, मैं मोटरवे पे एहतियात से गाड़ी चलाऊं, तो कॉम्प्लिकेशन रेट कम होगा, जीरो नहीं होगा। तो इट स्टैंड्स एवरीवेयर। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है थायराइड की सर्जरी अगर आपकी होती है? थायराइड की सर्जरी के बाद आपको ज़हन में रखें कि हम सुबह आपको बुलाते हैं, हम दोपहर को ऑपरेशन करते हैं और अगले दिन आप सुबह घर चले जाते हैं। एक नाली डली होती है जो अंदर से गंदा मवाद बाहर निकालती रहती है, जो 24 से 48 घंटे में हम उसको निकाल देते हैं। तो बाकी इस ऐसी सर्जरी है कि जिसमें कोई ऐसा बेड रेस्ट नहीं है। आप अगले दिन वर्किंग करते रहें, घर में अपने काम शाम करते रहें, अपनी वर्क प्लेस से हफ्ता की छुट्टी लेके घर पे रहें। कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो सर्जरी के 1 घंटे बाद कहते हैं भी उठ के वॉक करें, चीखें, बोलें, ताकि आपकी आवाज, जो डर होता है ना लोगों में आवाज चली जाएगी, वो आवाज वापस ही रहे। तो मैं ये कहता होता हूँ मरीज से कि आप जितनी जल्दी उठ के चलना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी दर्द बेहतर होगी। अगर आप ये सोचेंगे कि पहले मेरी दर्द ठीक हो फिर मैं चलना शुरू करूंगी, तो ये बात नहीं होगी। तो जितनी जल्दी मूव करेंगे उतनी जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करें तो थायराइड का सेल्फ एग्जामिनेशन हम कैसे कर सकते हैं? आप जो सबसे बेहतर बात है, शीशे के सामने खड़े होना। ठीक है, शीशे के सामने खड़े हों और आप अपनी गर्दन पे गौर करें कि आपको लगता है कि गर्दन के अंदर कोई गिल्टी कुछ चीज चेंज महसूस हो रही है पहले से। अगर कोई चीज चेंज महसूस होती है तो हाथ लगा के फील करें, आपको लगता है कि ये चीज पहले से कुछ चेंज है। ठीक है। और जैसे ही आपको अपने सेल्फ एग्जामिनेशन पे कोई शक पड़े, कोई चीज ऐसी हो, तो उसको चेक करें और अपने मॉलिज के साथ मशवरा करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं थायराइड के हवाले से डिस्कस की हैं, सिम्टम्स डिस्कस की हैं, वजूहात डिस्कस की हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के हवाले से। जैसे कि मैंने शुरू में बात की थी थायरॉक्सिन की, कि लोगों को लगता है कि लाइफ टाइम खानी पड़ती है, लेकिन आपने ये क्लियर किया था कि डिपेंड करता है सिचुएशन पर, आपकी बीमारी पर। तो थायरॉक्सिन लेनी कैसे चाहिए? एक बात आपके पहले पर भी क्लियर कर दूं कि ये जो लाइफ लॉन्ग खाने वाली बात है ना, तो मैं मरीज से बार बार ये कहता हूँ कि देखो यार, तुम खाना भी तो लाइफ लॉन्ग खा रहे हो ना, तो तुम खाना लाइफ लॉन्ग खाते हो, तुम्हें उसकी टेंशन क्यों नहीं होती? तो थायरॉक्सिन भी एक खाना है, उसको खाना खाओ, अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करो कि तुम्हें थायरॉक्सिन मिल रही है, तुम खाते और चलते फिरते अपना काम कर रहे हो। तुम्हें डॉक्टर ये नहीं कहता कि भाईजान आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आप सिर्फ दुआ करें। तो थायरॉक्सिन ना खाना नाशुक्री है, इसलिए ये सोचना कि जी भाईजान मुझे तो ये तो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, मुझे इसकी लत लग जाएगी, तो ये बात ठीक नहीं है। जिस तरह से शुगर है, बीपी है, लाइफ टाइम होता है, लोगों को खानी पड़ती है, तो व्हाई नॉट थायरॉक्सिन? तो हम खाना भी तो लाइफ लॉन्ग खा रहे हैं ना, तो इसमें ऐसी ये क्या बात है? नंबर 2 बात आपने जो आपका क्वेश्चन था राबिया कि थायरॉक्सिन कैसे खानी चाहिए, तो जो थायरॉक्सिन है ना, वो इसका तरीकाकार दूसरी दवाइयों से मुख्तलिफ है। जैसे हम दूसरी दवाइयाँ खाते हैं, हम कहते हैं जी खाने के बाद खानी है और सुबह दोपहर शाम खानी है। थायरॉक्सिन खाने का तरीकाकार ये ऐसा नहीं है। थायरॉक्सिन की जितनी भी गोलियां आपने खानी है, 2 गोलियां बनती हैं या 3 गोलियां बनती हैं एक दिन की, वो सारी की सारी आपने नाश्ते से आधा घंटा पहले खाली पेट खानी है। अच्छा। और इकट्ठी खानी है। ठीक है। तो इसमें कोई सुबह दोपहर शाम नहीं है, और इसमें कोई जो है वो पेट खाने के बाद खाने वाली भी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, डायग्नोसिस हो गया, प्रॉब्लम्स होगी, ट्रीटमेंट हमने डिस्कस कर लिया, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, डाइट कैसे मेंटेन करनी चाहिए जब आपको थायराइड जो है हो गया, आपको पता है अब आप लाइफ टाइम है, आपको ये साथ लेके चलने, आपका लाइफ का हिस्सा बन जाती है जब कोई बीमारी होती है जो इस तरह से लॉन्ग टर्म चलनी होती है, तो उस सिचुएशन में कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए? जो है 2 बातें, एक बात है प्रिवेंशन की बात कि हमें थायराइड की बीमारी ना हो, और दूसरी बात कि थायराइड की बीमारी हो जाए तो फिर हमें उसको कैसे लेके चलना। तो अगर थायराइड की बीमारी नहीं है तो जो चीज़ों पे काम किया जा सकता है वो अपनी डाइट के अंदर आयोडीन का एडिशन करना, और अपनी डाइट के अंदर ये जो सब्जियां हैं, जैसे मैंने आपसे शुरू में भी कहा, बंद गोभी है, फूल गोभी, इसका इस्तेमाल मियाना रवि के साथ रखना। ठीक है। ये वो लाइफस्टाइल है जिसके साथ आप चलते रहें तो हम ये कहते हैं कि सर आप में थायराइड की डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और ऑपरेशन अगर आप थायराइड की डिजीज हो गई है तो या तो आप थायरॉक्सिन ले रहे होंगे या आप ऑपरेशन से गुजर रहे होंगे। तो ऑपरेशन से तो आप गुजर गए, वो काम खत्म हो गया, बाकी थायरॉक्सिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। ठीक है। तो ये ऐसे ही है जैसे हम खाना खा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी की बात करें तो क्या वो सर्जरी से बेहतर है? रेडियो एक्टिव आयोडीन, जैसे हमने शुरू में कहा राबिया कि थायराइड की बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें से एक बीमारी
जिसको हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो अपनी रूटीन से ज़्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, उसका एक तरीका इलाज है जिसमें रेडियोएक्टिव आयोडीन दी जाती है। ये एक तरीका इलाज है। ठीक है। तो आप रेडियोएक्टिव आयोडीन मरीज को पिलाते हैं, वो रेडियोएक्टिव आयोडीन गले में जाके थायराइड ग्लैंड के अंदर उसकी डिस्ट्रक्शन करती है, और वो जो हिस्सा जो कि ज्यादा थायरॉक्सिन बना रहा होता है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, तो थायराइड ग्लैंड नॉर्मल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली मैं चाहूंगी कि आज के मौजू के हवाले से आज आप हमारी ऑडियंस को कोई अवेयरनेस मैसेज दें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन होती है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत होती है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर लोग अक्सर सर्च कर रहे होते हैं चीज़ें। लेकिन हमारा टॉपिक आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, तो अवेयरनेस मैसेज क्या देना चाहेंगे? दो बातें। एक बात ये कि जब भी आपको इस बात का शक हो कि मुझे थायराइड की बीमारी है, तो आप अपने थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएं और अपनी गर्दन का अल्ट्रासाउंड करें और आप अपने मुआलिज से मिलें। नंबर 2 बात, अगर आपका मुआलिज आपसे कहता है कि आपको थायराइड की वो बीमारी है जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो इस बात पे ज़्यादा नहीं सोचें कि अभी थायराइड छोटा है, ये भी मुझे कुछ कहता नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम ले लेना चाहिए। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, छोटा थायराइड, छोटा ऑपरेशन, कम कॉम्प्लिकेशन का चांस, बड़ा थायराइड, बड़ा ऑपरेशन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का चांस। वेल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है, उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी समझ में आई होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका भी, बहुत शुक्रिया आप सबने हमें सुना। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।